नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की घोषणा की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65%। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों में सेरेना विलियम्स विक्टोरिया अजारेंका से हारी। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराया। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माईगव पोर्टल पर 1 सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा, जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन, समीक्षा और विश्लेषण करेगा। मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहाँ हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश भर में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल पूर्व शिक्षा और देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे और 1,75,000 आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री मोदी कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के उड़दन गांव के सुभाष और सुशीला का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। सुभाष की पत्नी सुशीला ने बताया कि उन्हें घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले थे। घर बड़ा बन सके और मजदूरी का पैसा भी बचाया जा सके, इसलिए हमने 50 दिनों तक लगातार परिश्रम करके खुद ही 2 मंजिला घर बना लिया। अच्छा मकान से हमारा बहुत हमको दिक्कत हो रही थी, पानी का पक रहा था, अब मकान बन गया तो बहुत अच्छा से लग रहा है। बैतूल के इस आत्मनिर्भर दंपत्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि 12 सितंबर को पीएम आवास के हितग्राहियों से संवाद के दौरान वे सुशीला और सुभाष से बात करेंगे। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों मंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से जल्द अपनी अपनी सेना पीछे हटाने और तनाव दूर करने के उपाय करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि मतभेदों को विवादों का रूप लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और भारत चीन संबंधों के विकास के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों मंत्रियों ने किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचने पर भी सहमति व्यक्त की जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो। दोनों देश भारत चीन सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था के जरिए वार्ता और संपर्क जारी रखने पर भी सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर और श्री वांग यी ने सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्षों को स्थिति में सुधार आने पर विश्वास का माहौल पैदा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के नए उपायों की आवश्यकता पर तेजी से काम करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 1976 में राजदूत स्तर के संबंध फिर स्थापित होने तथा 1981 में सीमा वार्ताएं शुरू होने से भारत और चीन के रिश्ते काफी हद तक मजबूती की स्थिति में आए। भारत की ओर से कहा गया कि सीमा संबंधी मामलों के समाधान में समय और प्रयास की जरूरत है और ये भी स्पष्ट है कि आगे रिश्तों को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर शांति बनाए रखना भी आवश्यक है। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय पक्ष ने बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के साजो सामान के साथ तैनाती पर गहरी चिंता व्यक्त की। सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती 1993 और 1996 के समझौतों के अनुरूप नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है। चीन ने इस तैनाती के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की ओर से की गई अकारण कार्रवाइयों ने द्विपक्षीय समझौतों और संधियों के प्रति असम्मान व्यक्त किया है। भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन पर सभी समझौतों का पूरी तरह पालन किए जाने की उम्मीद करता है और एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगा। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट एयरबेस हमले सहित कई आतंकी हमलों की साजिश करने वालों को सजा दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे। भारत अमेरिका आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह और भारत अमेरिका आधिकारिक वार्ता दल की कल संपन्न हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये घोषणा की गई।
दोनों देशों ने कहा है कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने की कार्रवाई करनी चाहिए कि उसके भूभाग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की संख्या करीब 35,50,000 हो गई है। ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या भी बीमार लोगों की तुलना में करीब 3.8 गुना अधिक है। पिछले 29 दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और इसकी दर 100% को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने की ऊंची दर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर के 80% से भी अधिक होने के कारण हुई है। इन राज्यों में बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और ठीक हुए रोगियों में से ज्यादातर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों, अस्पतालों में तत्काल और कारगर उपचार के इंतजाम तथा घर पर संस्थागत आइसोलेशन सुविधाओं के विस्तार से देश में स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.67% है। कोरोना महामारी की 3% से अधिक की वैश्विक औसत मृत्यु दर की तुलना में भारत ने मृत्यु दर को लगातार निम्न स्तर पर बनाए रखा है। देश में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर 1% से भी निचले स्तर पर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महामारी से 1,209 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या 76,271 हो गई है। देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में 11,63,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 5,40,97,975 लोगों की जांच करके भारत उच्चतम दैनिक परीक्षण करने वाले देशों में से एक बना हुआ है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर की गई जांच 2 महीने में लगभग 6 गुना बढ़ गई है और वर्तमान में ये 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 37,000 हो गई है। जांच में वृद्धि के बावजूद संक्रमित लोगों की दर 8.5% से कम है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में यह दर 5% से भी कम है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्यों के बीच चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई रोक न लगाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के जरिए ऑक्सीजन की निःशुल्क आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से राज्य के अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रखने को कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के गंभीर और मध्यम श्रेणी के मामलों के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। ये हर राज्य की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोविड मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो। सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राजस्व घाटा अनुदान की 6ठी मासिक किस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस के दौरान संकट से निपटने के लिए इन राज्यों को अतिरिक्त संसाधन के रूप में ये राशि उपलब्ध होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की घोषणा की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों में सेरेना विलियम्स विक्टोरिया अजारेंका से हारी। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के मद्देनजर कहा है कि आगामी दिनों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीयकृत तरीके से 80% ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को और 20% सिलेंडर उद्योगों को देने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार महामारी से निपटने के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 15 सितंबर से राज्यव्यापी डोर टू डोर अभियान की घोषणा की है। सीएम ठाकरे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 चरणों में यह अभियान आयोजित किया है। इसका पहला चरण 15 सितंबर से 10 अक्टूबर और दूसरा चरण 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। इस अभियान का लक्ष्य राज्य के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना है। साथ ही स्वास्थ्य स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों से उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य का जायजा करेंगे, जिसमें शरीर के तापमान की जांच, ऑक्सीजन का स्तर, थकान, गले में दर्द, सूखी खांसी, दस्त और गंध और स्वाद के नुकसान सहित अन्य लक्षणों का परीक्षण किया जाएगा। सीएम ने बताया कि आज कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने का भी प्रयास होना बहुत आवश्यक है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.36% है। अब तक इस बीमारी से 1,75,400 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण जांच बढ़ाए जाने से दिल्ली की कुल आबादी के प्रति 10 लाख में से 1,03,269 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई है। दिल्ली में मृतकों की संख्या 4,666 तक पहुंच गई है। राजधानी में अभी कोरोना के 25,416 सक्रिय मामले हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से ठीक होने की दर 85.95% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 3,035 लोग इससे स्वस्थ हुए। इसके साथ ही वहां संक्रमित लोगों के ठीक होने की संख्या बढ़कर 1,66,027 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,93,175 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,112 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 40 मरीजों की इस वायरस से मौत हो गई। राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,771 हो गई है। 23,337 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 44,347 लोगों के नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 23,30,283 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक में कोविड-19 संक्रमण के कुल 4,30,947 मरीजों में से अब तक 3,22,454 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 74.8% हो गई है, जबकि संक्रमित होने की दर 12.2% है। राज्य में संक्रमण से मृत्यु की दर 1.6% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,426 नए मरीज आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,52,602 हो गई है। कल लगभग 63,000 लोगों की कोरोना वायरस जांच की गई। इस दौरान 2,324 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 78.2% हो गई है। राज्य में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,19,467 हो गई है। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोविड-19 के 338 नए मामले दर्ज किए गए। असम में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थान की यात्रा करता है और प्रस्थान के 96 घंटे के भीतर वापस आ जाता है तो उसे 10 दिन के क्वारंटीन में रहना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यात्रा करने वाले लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने जैसी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में संक्रमण की पुष्टि होती है तो उस व्यक्ति को कोरोना वायरस के मानकों के अनुसार घर में आइसोलेशन में रहना होगा। वंदे भारत मिशन के 6ठे चरण के तहत त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें आज सुबह शुरू हुई। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली उड़ान 156 यात्रियों के साथ दिन के 11:23 पर दुबई के लिए रवाना हुई। दूसरी उड़ान भी आज ही त्रिची से सिंगापुर के लिए रवाना हो रही है। भारत ने कल चीन के लिए 5 वंदे भारत उड़ानें संचालित की।
कल देर रात एयर इंडिया के विमान ने 212 भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड वाले चीनी नागरिकों और कुछ विदेशियों को दिल्ली से चीन के निंगबो शहर पहुंचाया है। शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वापसी में यह विमान स्वदेश लौटने के इच्छुक 54 भारतीयों को लेकर आया। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने G20 संगठन के सभी सदस्य देशों का आह्वान किया है कि वे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं का साझा समाधान निकालने के प्रयास जारी रखें। वे कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने बुजुर्गों, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। They have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, or people who have low immunity, people with diabetes, hypertension, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। It's very important to maintain the social distancing and the isolation because there is no treatment for coronavirus. The only way we can control this disorder is prevention, and that is the reason social distancing is very important. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिन की यात्रा पर लेह में हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लेह की उनकी ये पहली यात्रा है। श्री नकवी ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई केंद्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त राशि की जरूरत वाले केंद्रीय कार्यक्रमों की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास और जनता की भलाई के लिए लद्दाख को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को सीधे उसका फायदा पहुंचे, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि पैसे की केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जितना भी यूटी के लोगों की जरूरत के लिए चाहिए वो सारे पैसे उससे ज्यादा ही दिए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर भारत की विविधता में एकता की संस्कृति का प्रदर्शन होता है। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय तथा ओडिशा एनसीसी निदेशालय द्वारा सम्मिलित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक भारत श्रेष्ठ भारत एनसीसी शिविर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भोपाल ग्रुप तथा इंदौर ग्रुप ने भाग लिया। शिविर के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोविड-19 की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के कैडेट ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा भाषाओं की विविधता पर व्याख्यान के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भोजन, कला, समूह गान, नृत्य आदि की ऑनलाइन प्रस्तुतियां भी दी गयी। मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन, रोजगार और उद्योग धंधे तथा जैव विविधता की विशेषताओं पर भी कार्यक्रम पेश किए गए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य भारत की विविधता, एकता और अखंडता के दर्शन कराना तथा विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज प्रस्तुत है खबरों और विचारों को साझा करने वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर विशेष रिपोर्ट।
हाल में आयोजित आत्मनिर्भर ऐप प्रतियोगिता जीतने वालों में कू ऐप भी शामिल था। भारतीय भाषाओं में अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये लोगों को मंच उपलब्ध कराता है। कू ऐप के जरिए कोई भी अपनी राय रख सकता है और टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो माध्यमों के जरिए अपनी मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज और ताजा तरीन खबरें भी कू ऐप पर उपलब्ध रहती हैं। आप चाहें तो किसी चर्चित विषय या समाचार पर अपनी राय रख सकते हैं और बहस कर सकते हैं। ये ऐप फिलहाल हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स को विक्टोरिया अजारेंका से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सेरेना विलियम्स का सपना धराशायी हो गया। विक्टोरिया अजारेंका ने सेरेना को 1-6, 6-3, 6-3 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को 7-6, 3-6, 6-3 से पराजित किया। फाइनल मुकाबला कल बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका और जापान की नाओमी ओसाका के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए आज 11 सितंबर को महत्वपूर्ण दिन करार दिया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती और स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 187वीं वर्षगांठ के लिए याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण में भारतीय जीवन के मूल्यों और जातीय चेतना का प्रदर्शन हुआ था और यही बातें हमारे देश की अविच्छिन्न परंपरा का अभिन्न अंग हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शिकागो धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक विवेकानंद के योगदान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक भाईचारे, सहिष्णुता और सद्भाव की उनकी शिक्षाएं विश्व भर में करोड़ों लोगों को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री शाह ने कहा कि शिकागो में विवेकानंद का ओजस्वी भाषण युगांतरकारी और प्रेरक क्षण था, जिसने समूचे विश्व को मानवता की एक नई परिभाषा प्रदान की। जाने माने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की आज 99वीं पुण्यतिथि है। वे महाकवि भारती के नाम से लोकप्रिय हैं। उन्हें आधुनिक तमिल पद्य साहित्य का प्रणेता माना जाता है। सुब्रमण्यम भारती की प्रमुख रचनाओं में आदुवोमी और दिक्कू थोरियादा तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय है और तमिल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। तमिलनाडु में उनके स्मारकों पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आज गांधीनगर में हुई बैठक में इसकी घोषणा की गई। सूत्रों के अनुसार नीति में 1950 से पहले की ऐतिहासिक इमारतों को धरोहर होटलों, धरोहर म्यूजियम और धरोहर रेस्तरां के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देने का प्रावधान है। इस फैसले से राज्य में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सामान्य वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देहरादून में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की घोषणा की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हुए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों में सेरेना विलियम्स विक्टोरिया अजारेंका से हारी। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।